हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताते हैं भारत की प्रमुख नदियां। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर भारत की प्रमुख नदियां और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत की नदियां। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है और यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है और जाकर गुजरात के पास में अरब सागर में मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान में बहती है। इस नदी का 20% हिस्सा यानी कि 1960 की बात है, जो सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें यह तय किया गया कि इस नदी का 20% हिस्सा केवल भारत यूज कर सकता है, 20% हिस्सा, और बाकी पाकिस्तान करेगा। यह समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसके तहत इसका 20% हिस्सा ओनली भारत यूज कर सकता है और बाकी का हिस्सा पाकिस्तान करेगा। इसका इस नदी पर भारत ने डैम बना रखा है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इस नदी का उद्गम हमने देख लिया कि इसका उद्गम चीन में होता है। वर्तमान में जो तिब्बत है ना, यहाँ से होता है मानसरोवर झील से। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो सिंधु की सहायक नदियों में बात करते हैं ना, तो इसकी सहायक नदियों में चिनाब नदी सबसे बड़ी है। जो ये दिख रही है आपको, ये चिनाब नदी है, इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी है। यानी कि सबसे ज्यादा जल कौन सी नदी लाती है? जो ये नदी है ना, सिंधु नदी में सबसे ज्यादा जल लाती है चिनाब नदी। और इसकी चिनाब नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो व्यास हो गई, और जो सतलज नदी है ना, ये मानसरोवर से निकलती है, और झेलम नदी हो गई, ये इसकी सहायक नदी है। देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग कश्मीर से होता है। यानी कि जो झेलम नदी है ना, इसका उद्गम होता है कश्मीर के वेरीनाग से। जो झील है ना वेरीनाग में, शेषनाग झील से होता है। जो झेलम नदी है ना, इसका उद्गम कश्मीर के वेरीनाग के शेषनाग झील से होता है। झेलम नदी का उद्गम यहां से होता है। तो ये हो गई झेलम नदी। जो ये इसकी सहायक नदी है चिनाब नदी की, कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील के राजस्थान से होता है, ये तिब्बत से होता है। याद रखना, क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? क्वेश्चन ये बनेगा कि किन नदियों का उद्गम भारत से नहीं होता है, और इनमें ऑप्शन दे देगा, व्यास दे देगा, चिनाब दे देगा, रावी दे देगा, झेलम दे देगा, सिंधु दे देगा। तो मात्र 2 नदियां ऐसी है जो भारत से जिनका उद्गम नहीं होता है। उनका उद्गम होता है चीन से। वो नदी है सिंधु नदी और सतलज नदी। इनका उद्गम होता है चीन के तिब्बत से, और बाकी नदियों का उद्गम भारत से होता है। जो ये सतलज नदी है ना, इस सतलज नदी ये राजस्थान से निकलती है और इसमें मिल जाती है चिनाब नदी में, और ये पंजाब में से प्रवेश करती है। अब देखते हैं रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। जो ये रावी नदी है ना, रावी नदी, इस रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। यानी जो रावी नदी है ना, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से होता है रावी नदी का उद्गम। इसके अलावा हम बात कर रहे थे, रावी नदी हो गई और व्यास नदी का। आप देखते हैं व्यास नदी, जो ये व्यास नदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है? तो व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? व्यास नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसी में से इसका उद्गम होता है व्यास नदी का, और इसका व्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पास से होता है व्यास नदी का उद्गम। और यह इसमें मिल जाती है, व्यास नदी जाकर किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है, और सतलज नदी जाकर चल किसमें मिलाती है? ये मिला देती है चिनाब नदी में, और चिनाब नदी किसमें मिलाती है? वो मिला देती है झेलम इसमें सिंधु नदी में, और सिंधु नदी जाकर अपना जल पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरा देती है। तो ये थी हमारी उत्तर भारत की नदियां, जो कि हमने देख लिया उत्तर भारत की नदियों को। उनको देख रहे थे। अरब सागर में जो साबरमती नदी है ना, इसका उद्गम होता है राजस्थान से। राजस्थान में कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो राजस्थान में होता है अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और ये राजस्थान से होते हुए गुजरात और अरब सागर में जाकर गिर जाती है।
तो साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान से होता है, अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के दक्षिण में 80 किलोमीटर दूरी से होता है। किसका उद्गम होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का। कहां से होता है? मानसरोवर झील से। इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से। और ये आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और असम से फिर इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और फिर ये जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि बांग्लादेश है ना, उससे होकर। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर। ये इसकी कुल लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। यह है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई। अब हम देखते हैं गंगा नदी कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है और गंगा नदी कहां से होती हुई बहती है। तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है गौमुख हिमानी से, यानी गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है गौमुख हिमानी से। गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गौमुख हिमानी से। गौमुख गंगोत्री के पास जो गौमुख हिमानी है ना, यहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है गंगा नदी, इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि आप 25-25 याद रख लेना। गंगा नदी की कुल लंबाई है 25-25। ओके, तो ये गंगा नदी की क्या थी? कुल लंबाई है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। गंगा नदी क्या कुल लंबाई है? गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ से बांग्लादेश शुरू होता है, यहाँ से गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी कि बांग्लादेश शुरू होते ही गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और जो मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। यानी कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा नदी को नाम जाना जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गंगा नदी को पद्मा के नाम से, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की सम्मिलित धारा आगे जाती है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की सम्मिलित धाराओं को मेघना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें रामगंगा, गोमती, सरयू और गंडक नदी आती है यहाँ से। यानी कि सबसे पहले आती है रामगंगा नदी, जो कि रामगंगा नदी याद रखना, रामगंगा नदी का उद्गम भारत से होता है और बाकी नदियों का उद्गम नेपाल से होता है। तो सबसे पहले आएगी इसमें रामगंगा नदी, फिर आएगी गोमती नदी, और फिर आएगी सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे क्या? अयोध्या। और सरयू ही हमारा सबसे पवित्र धाम है, यहाँ पे श्री राम जी का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और इसके बाद आती है गंडक नदी और कोसी नदी, और ये आती है इसकी सहायक नदियां। और जो तीस्ता नदी है ना, वो यहाँ से शुरू होती है सिक्किम से, और ये बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। लेकिन जो भारत की नदी सहायक नदी में आती है ना, उसमें आती है कौन कौन सी? उत्तरी की तरफ से, जो ऊपर की साइड से इसमें नदियां गिरती है ना, उसमें रामगंगा नदी, गोमती नदी, सरयू नदी और गंडक नदियां प्रमुख है। और इन तीनों नदियों का उद्गम कहां से होता है? इन तीनों नदियों का उद्गम होता है नेपाल से। और इसकी जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो कौन सी है? वो है यमुना नदी। ये कौन सी है? ये यमुना नदी है, यहाँ पे लिखा हुआ है यमुना नदी। तो ये यमुना नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की।
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक है। और यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो चंबल नदी हो गई, ये है चंबल नदी, और ये बेतवा नदी हो गई, केन हो गई, और सोन नदी सीधी यमुना की सहायक नदी है। वो सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी है गंगा की सहायक नदी। लेकिन यमुना की सहायक नदी की बात करते हो केन, बेतवा और चंबल, ये यमुना की सहायक नदी। ये कहां से निकलती है? ये जो ये पर्वतमाला है ना, विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि भारत के मध्य में स्थित है, इससे इन नदियों का उद्गम होता है। और मैंने आपको बताया था कि साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से होता है। ये इसकी सहायक नदियां जो एक नदी तंत्र बनाती है और सारी गंगा नदी में मिल जाती है और आगे जाकर प्रमुख रूप से बड़ी धारा बनाती है। और गंगा नदी की बात करते हैं तो यहीं से जो पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ से गंगा नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसकी एक धारा यहाँ से होकर पश्चिम बंगाल से होती जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हुगली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हुगली कहते हैं इसे। अब देखिए चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जो चंबल नदी है ना, यमुना की सहायक नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के जनापाव की महू की पहाड़ी से होता है। यानी कि चंबल नदी का उद्गम होता है, जो चंबल नदी है ना, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश राज्य है ना, इसके महू के निकट स्थित जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जो विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है ना, यहीं से इसका उद्गम होता है। और अब देखते हैं बेतवा नदी कि बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो बेतवा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। यानी कि जो बेतवा नदी है ना, इसे बेत्रवती नदी भी कहते हैं, और इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणियों से निकलती है। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि कौन सी नदी की? इसके बाद में बात करते हैं रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो रामगंगा नदी का उद्गम होता है नैनीताल के समीप, यानी कि जो नैनीताल है ना, वहां से इसका उद्गम होता है रामगंगा का। जो नैनीताल है ना, यहाँ से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? नैनीताल से इसका उद्गम होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम कल देखेंगे दक्षिण भारत की जितनी नदियां है ना, उनको हम कल लेंगे, यानी कि दामोदर, कृष्णा, कावेरी, जितनी दक्षिण भारत की नदियां ना, उनको हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस कारण हम अगले भाग में आपको पढ़ाएंगे दक्षिण भारत की जितनी नदियां है ना, सबके बारे में बताएंगे एक एक करके हम। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है दोस्तों।